किसी ने लिखा कि मेरी 9 साल की बेटी है और मुझसे कई बार वो ऐसे सवाल पूछती है जिसके लिए रिस्पॉन्स करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो किसी ने लिखा कि इमोशनल फीलिंग आती है बार बार कि बच्चे दूर चले जाएंगे और सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। अब हर चीज़ के साथ बिल्कुल पर्टिकुलर नहीं हो सकते हो कि इतने बजे ये, इतने बजे ये, इतने बजे ये। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, उसके लिए तो मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। मोटिवेशन की ज़रूरत तो उन चीज़ों के लिए होती है जो हमें। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा फेवरेट कह सकते हो आप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। तो 11 महीने के बाद मैं ये Q&A सेशन कर रही हूँ और वो भी आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप क्वेश्चंस के आंसर कब करोगे। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं हर तरह की वीडियो बना लेती हूँ, तो जो भी चीज़ें आपके मन में होती हैं उनके ऊपर भी क्लैरिटी मिल जाती है और साथ ही कुछ कॉमेंट्स के रिप्लाई भी मैं कर देती हूँ, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो Q&A बनाने का ऐसे मुझे ख्याल आया नहीं इतने दिन, लेकिन चलो आप कह रहे थे तो मैंने फिर पोस्ट डाली, आपके क्वेश्चंस लिए और अभी आंसर्स लेके आपके सामने बैठ गई हूँ। काफ़ी लोगों ने तो ये पूछा था कि जैस्मिन का वेट लॉस अपडेट दे दो कि क्या चल रहा है आजकल। जैस्मिन का जो वेट है अब स्टेबल है। जब हम शिफ्ट वगैरह हुए तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, उसमें फिर मैं उतना उस पर ध्यान नहीं कर पा रही थी या उसके लिए स्पेशल कुछ चीज़ें नहीं कर पा रही थी जो मैं पहले कर रही थी। और सेकेंडली उसका जो डे शिफ्ट हुआ उसमें उसको काफ़ी बेनिफिट मिला, उसका वेट बढ़ा नहीं। चाहे हम डाइट कोई भी ले रहे थे, डाइट हम नॉर्मल ले रहे थे, मतलब रोटी सब्जी दाल चावल वही डाइट होती है और वही हमको खानी है हमेशा, तो फिर उसी को कंटिन्यू करें तो ज़्यादा बेटर है। उसी से अगर वेट लॉस करना सीखें, उसी से मेंटेन करना सीखें, तो आई थिंक फिर एक्स्ट्रा एफर्ट हमें कभी लगाना नहीं पड़ता। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि कितना खाना है, कब खाना है, पहले क्या खाना है, बाद में क्या खाना है, पानी कौन सा लेना है और कितना पानी पीना है, स्लीप ठीक होनी चाहिए, आपकी सोच ठीक होनी चाहिए, सब चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं देखो हमारे वेट गेन के ऊपर भी और वेट लॉस के ऊपर भी। तो उसी का सारा खेल है। 13 किलो वेट उसका टोटल गया था, 13 kg मतलब उसने लूज़ किया। उसके बाद यहाँ आने के बाद वेइंग स्केल पे वो खड़ी ही नहीं हुई कि मैं अच्छा फील कर रही हूँ, मेरे एनर्जी लेवल्स ठीक हैं। और फिर ये कि नॉर्मल डेज़ की अगर मैं बात करूँ, वर्किंग डेज़ में वो नॉर्मल ही खाना खाती है, 2 ही मील्स उसके मेन होते हैं। तो देखते हैं आगे फिर अगर उसको ज़रूरत महसूस होगी तो उसके हिसाब से मैं डाइट देना भी उसको शुरू कर दूँगी। अभी मेंटेनेंस डाइट पर ही चल रहे हैं और वो ठीक लग रही है। ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा स्लिम हो गई है, ऐसा भी नहीं है कि उसने फिर से वेट गेन करना शुरू कर दिया। तो अभी वो ठीक फील कर रही है, तो मैं भी थोड़ी सी रिलैक्स्ड हूँ। ठीक है, अभी बाकी अगर कुछ और हम चीज़ें चेंज करेंगे या कुछ ऐड करेंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। दूसरी चीज़ है, हाउ डू यू कीप योर एनर्जी लेवल्स हाई। अच्छा, अपने एनर्जी लेवल्स मैं कैसे हाई रखती हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे एनर्जी लेवल्स हमेशा हाई रहते हैं। सबके, किसी के भी नहीं हो सकते, चाहे कोई कितना भी कहे कि मैं बहुत हेल्दी डाइट लेता हूँ या मैं बहुत अच्छा मेरा लाइफस्टाइल है। ये हाई लो जो है वो चलता रहता है। अपनी जो आपकी रूटीन होती है ना, उसका ही ध्यान रखना होता है। मैं अपना पानी का इंटेक सही रखती हूँ, मैं अपना खाने का इंटेक सही रखती हूँ, अपनी एक्सरसाइज करती हूँ, अपना ध्यान वगैरह कर लेती हूँ, अलोन टाइम स्पेंड करती हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सोच आपकी अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव सोचो, है ना, नेगेटिव की तरफ जाना भी क्यों है। वैसे ऐसा नहीं है कि कभी कोई नेगेटिव थॉट माइंड में आता नहीं है, लेकिन हाँ पता है कि अब इसको चेंज कैसे करना है, शिफ्ट कैसे करना है इसको नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब हर चीज़ के साथ बिल्कुल पर्टिकुलर नहीं हो सकते हो कि इतने बजे ये, इतने बजे ये, इतने बजे ये। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फ्लक्चुएशंस भी होती हैं, है ना। आपका डाइट, आपने क्या खाया है, अगर एनर्जी लो फील कर रहे हो तो देखोगे आप कुछ ना कुछ आपने ऐसा जरूर खाया होगा, हाई कार्ब फूड खाया होगा या आप मीठा बहुत ज़्यादा खाया, पिछले दिन आपने कोई पार्टी अटेंड की है, तो आप देखोगे कि आपके एनर्जी लेवल्स लो हो जाएंगे। बाकी ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं तो आपको मौका ही नहीं मिलता, आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता लेजी होने का। आपके पास काम है, अगर 10 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक लेते हो तो आपको पता है कि मुझे अपने नेक्स्ट काम पे जंप करना है। ये भी एक बड़ा एस्पेक्ट है, आप कह सकते हैं कि आपका एनर्जी लेवल आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। तीसरी चीज़ है कि सेल्फ केयर 35, सेल्फ केयर इन 35 कैसे करना है, बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज कैसे सेट करें फैमिली के अंदर और अपने आप को कैसे प्रायोरिटाइज करें। तो मेरे ख्याल से मैंने सेल्फ लव पे जो वीडियो बनाई है वो काफ़ी चीज़ें उसमें क्लियर मैंने कर दी हुई हैं और मेरी बहुत सारी और वीडियोस भी हैं कि हेल्दी बाउंड्रीज कैसे सेट करनी होती हैं या अपने आपको प्रायोरिटी में रखना कैसे सीखना होता है। 35 के ओ भी तो आपको अभी से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अभी शुरू करोगे तो हो सकता है कि 7-8 साल में वो चीज़ें हो जाएं और बहुत अच्छी बात है कि अराउंड 45 जब हमारा पेरीमेनोपॉज चल रहा होता है उसमें हम ये चीज़ें पहले ही प्रैक्टिस करके सीख जाएं और अपनी हैबिट बना लें तो जीवन आगे का जो है वो बहुत ही फैंटास्टिक होता है ना। तो सेल्फ लव के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है उसको एक बार ज़रूर पूरे ध्यान से देखो और सुनो, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मेनोपॉज कब स्टार्ट होता है और कब तक रहता है, ये मैंने शायद पहले भी बताया कि 40s की एज में। आजकल तो मुझे कोई कह रहा था कि 35 की हूँ मैं और मेरे को पेरीमेनोपॉज स्टार्ट हो गया है, तो अर्ली भी हो रहा है, अब लाइफस्टाइल ही ऐसा है तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन हम वैसे बना के चलें तो 40 की एज से ये स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। आपको सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं, मूड स्विंग्स होने लगता है, आपकी एनर्जी लो रहने लगती है, मेमोरी लॉस होने लग जाती है ना, थोड़ी शॉर्ट मेमोरी हो जाती है,
आप बहुत जल्दी किसी चीज़ पे इरिटेट हो जाते हो, पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं, कभी आपका मंथ जो है वो स्किप हो जाएगा, कभी 2 बार हो जाएगा मंथ में, कभी हैवी ब्लीडिंग हो जाएगी, कभी बहुत नॉर्मल सी बहुत थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, सारे सिम्टम्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, और 50 की एज तक आते आते या 52 तक मेनोपॉज हो जाएगा। और पोस्ट मेनोपॉज के बाद भी 8 से 10 साल लग जाते हैं चीज़ें रिकवर होने में, हॉट फ्लैशेस आना, ये सब चीज़ें आपको बहुत फेस करनी पड़ेंगी। हम लेडीज़ की ज़िंदगी का एक पार्ट है ये, तो उसको ऐसे ही लेके चलो, एक नॉर्मल लाइफ की तरह कोशिश करो नॉर्मलाइज होने की। इतना हाइपर मत हो जाओ, कुछ अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अपना ख्याल रखो। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि ऐसे ना हो कि जैसे हमारी मदर्स ने किया अपने साथ, है ना, काफ़ी चीज़ें उन्होंने अपनी ख़राब कर ली, अपनी सेहत को लेकर, अपनी दिमागी हालत, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहना, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेनी, हर चीज़ की तरफ ही ध्यान करना। तो थोड़ा सा अभी से साइड होना शुरू हो जाओ, थोड़ा सा अभी से अपना ख्याल रखना शुरू करो। मैं तो बार बार ही कहती हूँ कि सेल्फ केयर और सेल्फ लव को प्रायोरिटी दो, अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, अपना डाइट वगैरह अच्छी लो, हाई प्रोटीन डाइट लो अपनी, और पानी का इंटेक सही रखो। स्लीप साइकिल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ़ोन चलाते हैं बच्चे लेट नाइट तक, वो उनकी प्रॉब्लम है, उनकी एज उनको वो चीज़ करने की इजाज़त देती है तो वो कर रहे हैं, आपकी नहीं देती है। आप अपना टाइमली सो जाओ, ठीक है ना, अपना एक रूटीन बना के रखो कि इतने बजे तक हमको डे टाइम में कोई ब्रेक लेके आप अपना फ़ोन चला सकते हो, या कुछ एपिसोड्स देखने, कुछ भी आपको करना है मतलब तब कर सकते हो। हाउ टू स्टे मोटिवेटेड टू कुक एंड क्लीन, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, उसके लिए तो मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। मोटिवेशन की ज़रूरत तो उन चीज़ों के लिए होती है जो हमें लगता है कि यार ये कर लें तो अच्छा है, लेकिन मतलब हो नहीं पा रही हैं। कुकिंग करना या क्लीनिंग करना या अपने घर को जैसे भी ऑर्गेनाइज रखना, वो तो हमारी ज़रूरत है, वो तो ऐसा ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि हाँ उसके लिए अपने आप को आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, वो तो आपको करना ही है। तो जो चीज़ें करनी ही होती हैं, जैसे ऑफिस जाने की बात मैं अगर करूँ तो, कि ऑफिस जाना है तो जाना ही है, वो हमारा काम है, तो ऐसे ही ये भी हमारा एक काम है, ये भी हमारी एक जॉब है, तो अपने लिए भी करना पड़ेगा, फैमिली के लिए भी करना पड़ेगा। इसके लिए ऑप्शन नहीं होता, इसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, इतने साल हो गए हैं करते हुए। प्लान करके कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से मैं तो हमेशा कहती हूँ कि प्लान करके करो, मील प्रिपरेशंस करो, अपने टू डू लिस्ट बनाओ, प्रायोरिटाइज करो, ये वाला काम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड वाला है ये भी कर लेना चाहिए। थर्ड है कि इसको कर लें तो चलो अच्छा है। फोर्थ है कि अगर हो पाया, टाइम मिला तो कर लेंगे। फिफ्थ है कि हाँ चलो आज नहीं हुआ तो ये कल हो जाएगा। मतलब अपने काम को प्रायोरिटाइज करना सिस्टम बना के, तो फिर सब हो जाता है। कुछ जो अनइम्पॉर्टेंट है वो रह भी जाता है, तो उसका बर्डन नहीं लेना, उसको नेक्स्ट डे पे शिफ्ट कर देना। किसी ने लिखा कि मेरी 9 साल की बेटी है और मुझसे कई बार वो ऐसे सवाल पूछती जो जिसके लिए रिस्पॉन्स करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसा कुछ जिससे वो समझ भी जाए और उससे और वो गलत भी ना समझे हमें, है ना। तो जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया था उन्होंने कि अगर वो हमसे पूछे कि क्रश क्या होता है तो कैसे रिप्लाई करना है। देखो अगर आपसे आपका बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो पहली बात तो उसको जज कभी मत करना। ये नहीं सोचना कि वो बिगड़ गई है या वो अच्छी नहीं है या उसके करैक्टर पे आप उंगली उठाने लग जाओ। चाहे बच्चा 9 साल का है चाहे 19 साल का है, कभी भी अपने बच्चे को जज नहीं करना, कभी भी उसे गलत नहीं समझना। वो एक क्यूरियोसिटी होती है जो हर बच्चे में होती है। बच्चा एक्सप्लोर करना चाहता है, तभी वो आपसे सवाल जवाब करता है। और अच्छी बात है कि वो आपसे सवाल कर रही है। आप जवाब नहीं दोगे तो वो जाके गूगल पे सर्च करेगी या फिर किसी ऐसे पर्सन को पूछ लेगी जिससे उसको गलत जवाब भी मिल सकता है। शायद ये चीज़ें मैंने बहुत बार बोली हैं। 9 साल का बच्चा अगर आपको क्रश के बारे में पूछ सकता है तो आप बड़े ही नॉर्मल वे में उसको बोल सकते हो कि क्रश एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें जैसे हमको किसी की नेचर बहुत अच्छी लगती है, किसी का बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है, किसी की स्माइल बहुत पसंद है, तो वो हम देख के थोड़ा अच्छा फील करते हैं, हमें उन पे क्रश होता है, मतलब वो हमें अच्छा लगता है। लेकिन तुम्हें इस टाइम पे अपनी हॉबीज़ पे, अपनी पढ़ाई पे, अपने करियर पे या अपनी हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। और फिर बस इतना बोल के आप चुप हो सकते हो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। अगर आपको कुछ थोड़ा ऐसे लग रहा है ना, वियर्ड सा कोई क्वेश्चन है जिसका जवाब देना आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसको बहुत डिटेल में नहीं जाते, शॉर्ट में आंसर करके बस वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। और स्माइल के साथ आप ये भी कह सकते हो बाद में कि आगे से भी कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में हो तो तुमने आके मुझे ज़रूर पूछना है, मैं तुम्हें आंसर करने का पूरा ट्राई करूँगी। तो जब आप ऐसे एक ट्रस्ट बिल्ड करते हो, ऐसा बच्चे को एश्योर करते हो कि हाँ मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे अवेलेबल हूँ, तो आई थिंक बच्चा कभी भी इधर उधर नहीं जाता उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि मान लो आपके बच्चे ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा लेकिन अभी आपको एकदम से बहुत अजीब लगा और आपके पास उसका जवाब आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या जवाब दूँ। उसको ये बोलो कि अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ तो मैं तुम्हें आधे घंटे में आंसर करती हूँ।
आपके पास एक टाइम मिल जाता है। इससे ये भी नहीं पता चला बच्चे को कि आप आंसर नहीं करना चाहते, उससे ये भी पता नहीं चला कि आपने उसको गलत समझाया है ना। तो आपको सोचने का टाइम मिल जाता है। अच्छे शब्दों में, कम शब्दों में उस बच्चे को आप सेटिस्फाई कर दो, मतलब उसको लगे कि मेरे क्वेश्चन का आंसर मेरे को बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा फेवरेट कह सकते हो आप। एक तो चलो ये तो उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं वैसे। डू यू फील इग्नोर्ड और डोमिनेट? प्लीज शेयर योर व्यूज रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी वर्सेस गॉड फीयरिंग। तो पहले तो इग्नोर या डोमिनेट फील किया है कि नहीं किया है, सभी करते हैं एक टाइम पे। अभी भी आई थिंक हर इंसान ही किसी ना किसी पॉइंट पे डोमिनेट फील करता है, तब तक करता रहता है जब तक वो अपने फ्रीडम की तलाश खुद नहीं करता, जब तक उसको सारी चीज़ें बुरी लगना शुरू नहीं हो जाती। द मोमेंट आप फील करते हो कि मुझे चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, आपके मन में कोई डर है और आप अपने उस डर का सामना करने का डिसाइड कर लेते हो, उसी टाइम चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। आई थिंक जो लोग आपको डोमिनेट करते हैं ना, उनका भी ऐसा कोई पर्पस नहीं होता या इंटेंशन नहीं होती है आपको डोमिनेट करने की। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो लोग गुनाहगार होते हैं, उनका भी अपना रीज़न होता है, कंट्रोल्ड बिहेवियर होता है। वो पावर खोना नहीं चाहते अपनी कि हाँ अगर हम नहीं करेंगे ये चीज़ तो फलां बंदा हमारे सर पे आगे बढ़ जाएगा, मतलब ऐसी सोच होती है कि मेरे हिसाब से ही सब कुछ चलना चाहिए। वो कंट्रोल्ड नेचर होती है, तो उसको वो नहीं छोड़ना चाहते, तो उनके हिसाब से चलना वो उनको अच्छा लगता है ऑब्वियसली, तो इसलिए वो ये चीज़ करते हैं। तो हम किसी को वैसे वो नहीं करेंगे, अगर ये इंसान ऐसे करता है तो ये बहुत ही गलत इंसान है। बाकी ये कि ये उसके लिए खुद के लिए भी सही नहीं होता, ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए सही नहीं है, पर उनके लिए खुद के लिए भी चीज़ सही नहीं होती। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि उनको खुद भी ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती, और वो समझ तभी आती है जब हम सेल्फ पे काम करते हैं, अपने पे काम करते हैं, तभी ये चीज़ें समझ में आती हैं। दूसरा क्वेश्चन जो गॉड फियरिंग और स्पिरिचुअलिटी के बारे में है। गॉड फियरिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कुछ भी गलत करने से पहले डरते हो कि आपको गॉड पनिश करेगा अगर आप ये करोगे तो। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है कि गॉड फियरिंग नहीं होता वहाँ पे। वहाँ आप इतने अवेयर होते हैं कि आपको पता होता है कि आपकी कॉन्शियस ये काम करने के लिए आपको अलाउ नहीं करती है, आप वो करने का कभी सोच भी नहीं सकते। और ऐसा नहीं होता है कि जो गॉड फियरिंग पीपल होते हैं वो अच्छे लोग नहीं होते, अच्छे लोग ही होते हैं। लेकिन ये भी नहीं होता कि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो भगवान में विश्वास नहीं करते, वो नास्तिक होते हैं। उनका एक अपना तरीका होता है ना ईश्वर को मानने का, भगवान को, गॉड को, कुदरत को, जो भी आप उसको बोलो, तो उसको उसमें बिलीव करने का अपना एक तरीका होता है उनका। तो स्पिरिचुअल लोगों को मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि ये नास्तिक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं कौन हूँ, तुम्हें रूप देने वाला। जैसे हम कहते हैं ना कि हमने वो शेप दे दी, ये फलां भगवान है, उनको नाम दे दिया कि ये फलां भगवान है, इनके लिए ये वाली आरती है, ये वाला पाठ है, ये वाली पूजा है, तो इनके लिए दूसरे भगवान ये हैं तो उनके लिए ये वाली आरती पूजा। मतलब ये इंसानों ने ये चीज़ें बनाई हैं, भगवान ने तो ऐसा कोई डिमांड नहीं किया ना। वो तो एक एनर्जी है। जब हम कुदरत की बात करते हैं, भगवान की, ईश्वर, नेचर, जो भी हम बात करते हैं, वो एक एनर्जी है जो हम अपने अंदर फील करते हैं, अपने बाहर फील करते हैं, हर जगह फील करते हैं। लेकिन उसको आकार कौन देता है? हम। उसको नाम कौन देता है? हम। उसके लिए कौन सी पूजा सूटेबल है वो कौन डिसाइड करता है? वो हम करते हैं। तो मैं नहीं कहती कि उसमें कुछ बुराई है अगर आप वो करते हैं, तो अगर आपकी उस चीज़ में आस्था है और वो करके आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है और आपको फील होता है अच्छा, अच्छी वाइब आती है, तो ज़रूर करना चाहिए। लेकिन दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। हम बोलते हैं ना कि एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूर्त, तो इसमें सब कुछ आ जाता है। निर्भव, निर्वैर, अकाल मूर्त, सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं ना, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं होते हैं, इस वर्ड का एक मीनिंग होता है। आई थिंक जितनी भी स्पिरिचुअल बुक्स हैं ना, उनमें सब में एक ही चीज़ लिखी गई है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ उनको पढ़ते हैं, लेकिन उसका मतलब समझ के उसको जब अपने जीवन में हम उतार लेते हैं ना एक्चुअल में, तब उसका पढ़ना आई थिंक सार्थक होता है। तो गॉड फियरिंग और स्पिरिचुअल होने में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जब लोग हमको नीचा दिखाते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो सेल्फ रिस्पेक्ट वहाँ पे कैसे गेन करें। बात तो ये है कि हर चीज़ पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके घर में या उनके दिमाग में चल रही होती हैं, तो वो आके अपनी फ्रस्ट्रेशन ईजी टारगेट के ऊपर निकाल देते हैं कि हाँ यहाँ पे फेंक दो, कोई नहीं, ये कुछ नहीं बोलेंगे या कुछ नहीं होगा। तो उस हिसाब से भी हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन कोशिश करो कि उन चीज़ों को इग्नोर करने का। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको कुछ बोला है और 1% भी अगर उसमें सच्चाई है ना, तो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, रादर देन कि हम हर चीज़ का बुरा मानें। ठीक है, बाकी ये तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप हेल्दी बाउंड्री सेट करो। अगर आपको कुछ लोग बहुत नेगेटिविटी देते हैं, बहुत टॉक्सिक लग रहा है आपको वो रिलेशनशिप में रहना,
थोड़ी सी बाउंड्री जरूर सेट करो। थोड़ी सी स्पेस लेने से कई बार चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बार वो चीज़ें बर्दाश्त करते रहना वो सही नहीं होता, क्योंकि हर इंसान, चाहे छोटा सा बच्चा है, वो भी रिस्पेक्ट मांगता है। तो अगर आपकी रिस्पेक्ट को कोई बार बार हर्ट करता है तो एक डिस्टेंस मेंटेन करो उनके साथ। किसी ने लिखा है कि इमोशनल फीलिंग आती है बार बार कि बच्चे दूर चले जाएंगे और सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। मुझे भी आती थी, पर मैंने अब अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है। देखो, ये अलग अलग फेजेस हैं लाइफ के। आज बच्चे हमारे साथ हैं, हम अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कल को वो हमारे साथ नहीं होंगे। ये फेज़ भी अच्छा है, वो फेज़ भी अच्छा होगा, ये ट्रस्ट करो आप। हो सकता है कि इस टाइम पे आपको बच्चों की ज़रूरत है, आप ऐसा फील करते हो, या हमको आदत है अपनी फैमिली के अंदर अपने बच्चों के साथ उस इन्वायरमेंट में रहने की, तो हमें ये अच्छा लगता है। लेकिन हमें डर भी लगता है कि अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा, हम कैसे मैनेज करेंगे। तो वो सब मैनेज हो जाता है। हो सकता है कि उस टाइम पे जब आपके बच्चे आपके पास ना हो, वो कहीं दूर दराज करियर बनाने के लिए, या उनकी शादियां हो जाती हैं, वो अपना सेपरेट रहने लग जाते हैं, तो आपको लगता है कि घर खाली हो गया है, तो अब मतलब आपका मन नहीं लगेगा, या आपको एक डर सा फील होता है अंदर से। हो सकता है कि उस टाइम पे वो स्टेज हो आपकी लाइफ की जब आपको वैसा ही पसंद हो, मतलब आपको अपना अलोन टाइम, सेल्फ केयर, सेल्फ लव पे काम करना अच्छा लगे, आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ें करना पसंद करो, आपको किसी का इंटरफेरेंस पसंद ना आए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ये ट्रस्ट करके चलो कि आज का फेज़ भी अच्छा है, कल का फेज़ भी अच्छा होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्रैक्टिस करो। अलोन टाइम बहुत अच्छा टाइम होता है। अलोन होने में और लोनली होने में बहुत फ़र्क होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम अकेले हो जाएंगे। अकेले हो जाना, अकेला फील करना एक अलग चीज़ है, और अकेले में बैठ के टाइम स्पेंड करना, खुद को जानना, खुद की खोज करना, खुद के बारे में सोचना, बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर इम्प्रूव करना, वो अलग बात है। हम कह सकते हैं कि जब अपने इमोशंस को बाउंड कर लेते हैं कुछ पर्टिकुलर लोगों के साथ, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के साथ, तो फिर हम ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं। तो जब हम बाउंड नहीं करेंगे, हम ये सोचेंगे कि अगर हमारे बच्चे कहीं दूर दराज जाते हैं, और हम उनके लिए यही प्रेयर करते हैं कि वो जहाँ भी जाएं, जहाँ भी रहें, हमेशा खुश रहें। आपके साथ उनके ताल्लुकात जो हैं वो दूर रहकर भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो ज़िंदगी के, कहते हैं ना, जो भी आपके पास ज़िंदगी फेंकती है उसको प्यार से, हंसी खुशी के साथ एक्सेप्ट करो, तो लाइफ वैसे ही अच्छी चलती है। अगर हम उल्टी डायरेक्शन में हाथ पैर मारते हैं, जैसे पानी का बहाव इस तरफ है और हम ऑपोजिट साइड जाके हाथ पैर मारेंगे, तो ऑब्वियसली तकलीफ ज़्यादा होगी और रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। तो चलो अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं थायराइड और पीसीओएस के ऊपर। तो इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। लाइफस्टाइल डिसीज़ है पीसीओएस। इसके थोड़े से हम सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब अपने लाइफस्टाइल के द्वारा, क्योंकि ये है भी लाइफस्टाइल डिसीज़ है। ज़्यादातर ये वही इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है। ये ऐसी डिसीजेज हैं, अगर अपना लाइफस्टाइल हम चेंज करते हैं ना, काफ़ी हद तक इनके साथ बहुत बढ़िया लाइफ हम जी सकते हैं। तो ऐसा हमें ये बहुत ज़्यादा तंग नहीं करते हैं अगर हम अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लें। अपना स्लीप साइकिल, आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज, आप कितना मूव करते हैं, कितना नहीं करते हैं, कितना पानी पीते हैं, जो हमारी बॉडी की नीड है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो अगर हम उसको दे देते हैं तो हमारा लाइफस्टाइल बेटर हो जाता है। और जब हमारा लाइफस्टाइल बेटर हो जाता है तो जो हेल्थ इश्यूज हम फेस कर रहे होते हैं वो भी बढ़िया हो जाते हैं, बेटर हो जाते हैं। थायराइड की बात करूं तो हाशिमोतो थायराइड है तो देखो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तो कहाँ रिकवर होता है, जब आपकी इम्यूनिटी ही आपके थायराइड पे अटैक करना शुरू कर देते हैं तो ऑब्वियसली वो चीज़ें रिवर्स नहीं होती हैं फुल्ली। लेकिन हाँ, मेडिसिन के साथ, अपनी एक्सरसाइज के साथ, अपनी अच्छी डाइट के साथ, सेलेनियम का ध्यान रखो, आयोडीन का ध्यान रखो। थायराइड को बेटर करने के लिए कोई डाइट अगर आप ले भी रहे हो तो भी आपको मेडिसिन साथ में लेनी चाहिए, मेडिसिन कभी बंद नहीं करनी चाहिए। तो मेडिसिन के साथ मैंने देखा कि बहुत लोगों का बहुत अच्छा लाइफस्टाइल रहता है, उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती बहुत ज़्यादा, तो इतना घबराना नहीं होता। आपका माइंडसेट सही है, ये चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, अब यही हमारी लाइफ का पार्ट है और साथ में चलेगा, कोई बात नहीं, इसको साथ में लेके चलेंगे। लेकिन ऐसे नहीं कि अब ये क्यों हो गया। इसलिए मैं बोलती हूँ ना हमेशा कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, कि अपनी सेहत का ख्याल रखो। देखो, अगर आप सही नहीं हो तो आप अपनी फैमिली का ख्याल भी नहीं रख सकते। तो हो गया तो हो गया, अब उसको ऐसे नहीं करना है कि हाँ क्यों हो गया, अब मैं ठीक कैसे होंगी, तो उससे वो और भी ज़्यादा वर्स्ट होता जाएगा। रादर देन कि उसकी फिक्र करने की कि इसको रिवर्स कैसे करूँ, अच्छा लाइफस्टाइल रखो, अच्छी सोच रखो, जो मेडिसिन डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है उसको आप टाइमली लो। और कोई बात नहीं, कोशिश करो कि ये थायराइड हमारी लाइफ में आया है, इसके बाद कोई और डिसीज़ ना आए, उसके लिए हम अपना लाइफस्टाइल बढ़िया रखेंगे, बस बात खत्म है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।